नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 29 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कि पीटी के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर काम के निकल करके आते हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो अपने रिवीजन पर भी यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आता है फाइंडिंग पिरामिड्स। तो बेसिकली ये जो स्टडी हुई है वो हुई है अमेजॉन बेसिन के अंदर, और उसका जो साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है वहाँ पर पता चला है कि कुछ समय पहले वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटलमेंट था। आज क्या है वहाँ पर? आज देखने के लिए मिलेगा कि पूरा रेन फॉरेस्ट बसा हुआ है, लेकिन उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो एक पूरा अर्बन सेटलमेंट है वो वहाँ पर बसा हुआ था। ओके, तो ये एंशियंट सिविलाइजेशन को दिखाता है जो वहाँ पर मौजूद थी। और ये सब जो हमने देखा उसमें यूज़ किया हमने लेज़र रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं LIDAR, यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रडार टेक्निक। और इससे जो है वो हमने पूरी जो ज़मीन थी उसकी मैपिंग की, और इससे हमें पता लगा जो कासाराबे कल्चर थी वो यहाँ पर रहा करती थी लगभग 500 से लेकर के 1400 AD के बीच में, और जो अब बोलीविया के अंदर में यहाँ पर है। ये तो सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल के यहाँ से हो गई, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि देखो इतने घने रेन फॉरेस्ट हैं, उसके नीचे एक सिविलाइजेशन अपने आप में यहाँ पर बसी हुई थी। तो अब तो डेंस वेजिटेशन है, इसके नीचे आपका एंशियंट अर्बन सेंटर यहाँ पर है। और ये आप देख रहे हो ना, ये जो सब ये ग्रीन कलर में और ये फिर रेड कलर में, ठीक है। तो ये सब अर्बन एरियाज़ को यहाँ पर दर्शाता है। ये फॉरेस्ट के नीचे का इलाका है, और ये सब जो देखा गया वो LIDAR तकनीक के ज़रिए यहाँ पर देखा गया। तो दोस्तों, ये जो आपको रेड रेड कलर के दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। और ये वाले जो सब रेड रेड कलर का यहाँ पर एरिया दिख रहा है, ये दिखाता है कि ये एक पिरामिड है, ठीक है। ये एक पिरामिड है, जैसे इजिप्ट में देखने के लिए मिलते थे। द सेम कंडीशंस आर विजिबल हेयर। ओके, तो ये यही दिखाता है कि भाई ये कल्चर यहाँ पर जो है वो मौजूद थी, और ये साइट जो है वो बोलीविया की, उसको यहाँ पर हम कहेंगे कोटोका। तो ऐसे कुछ टर्म्स वगैरह भी निकल करके आ सकते हैं, बहुत हार्ड है लेकिन निकालना, लेकिन फिर भी। तो कोटोका नाम की टर्न है, और पिरामिड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, टेरेसेस भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रोड्स वगैरह के सिस्टम है वो भी कुछ उभर करके आ रहे हैं। तो ये यही दिखाता है कि कासाराबे कल्चर जो है वो यहाँ पर 500 से लेकर के 1400 AD के बीच में रही होगी। खैर, ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं इंडिया के अंदर से भी। ये आपकी वर्क करती है LIDAR तकनीक, और इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी निकल सकता है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी यही हो जाती है कि लाइट डिटेक्शन एंड रडार तकनीक। इसमें कुछ नहीं है, लाइट को यहाँ पर आपका डाला जाता है, और ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी मैपिंग यहाँ पर करता है। इस तरीके से आप एक पूरे सरफेस की मैपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लाइट है, लेज़र का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आगे देखें तो बर्ड फ्लू के आउटब्रेक निकल करके आ रहे हैं, और देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड स्प्रेड ऑफ H5N1 स्ट्रेन। तो एवियन इन्फ्लुएंजा का H5N1 स्ट्रेन वाइल्ड बर्ड में फैलना यहाँ पर शुरू हो गया है, और बहुत आसानी से यहाँ पर फैल रहा है। द इन्फेक्टेड वाइल्ड बर्ड्स देन स्प्रेड द वायरस अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में इसको फैला रही हैं। उसके बावजूद जो बहुत सारे जो रिस्क हैं वो भी उभर करके आते हैं। स्पीसीज वल्नरेबल हो जाती हैं, और वायरस को कंटेन करना हार्ड हो जाता है। बहुत हाईली पैथोजेनिक वायरस है, स्ट्रेन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये इमर्ज हुआ था सबसे पहले कमर्शियल गीज़ में एशिया के अंदर 1996 में। देखो दोस्तों, जब जब छेड़छाड़ करनी शुरू की है, लिखा हुआ है ना कमर्शियल गीज़, तो ये जब जब छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है प्रकृति से, इस तरीके की चीज़ें वापस प्रकृति ने हमको दी हैं। एंड स्प्रेड इन पोल्ट्री थ्रू आउट द यूरोप अफ्रीका इन 2000। तो सन 2000 के करीब में ये आपका यूरोप अफ्रीका में भी यहाँ पर फैल गया, इमर्ज हुआ एशिया से। 2005 तक स्ट्रेन जो है उसने मास डेथ कोज की इन वाइल्ड बर्ड, ठीक है। बर्ड्स में मास डेथ देखने के लिए यहाँ पर मिली, इस ईस्ट एशिया में भी और फिर यूरोप में भी। और तब से लेकर के ये जो है वो रिपीटेडली इन्फेक्ट कर रहा है वाइल्ड बर्ड्स को मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखो कि इस समय जो एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। फिर ये एक स्टडी आई, कुछ काम की नहीं लगती, UPSC के, लिखा हुआ है थर्ड लिम्ब। और यहाँ पर ये है कि तोते जो हैं जब किसी टहनी पर यहाँ पर चढ़ते हैं, जैसे इस तरीके से, है ना, इस वाले पेड़ की शाखा पर चढ़ रहे हैं, तो खुद को आगे बढ़ने के लिए जब सिर का उपयोग यहाँ पर करते हैं, तो सिर को एज ए ये थर्ड लिम्ब जो है वो काउंट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये आगे चढ़ पाते हैं। और ये किसी और प्राणी में ये वाली जो चीज़ है वो नहीं देखी गई। ये जो एक्रोबेटिक फीट है ये कहीं और नहीं देखा जाता। तो बस ये जस्ट एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, या फिर स्टडी कहो, ये हमारे किसी काम की नहीं बनती, बट ये सब भी यहाँ पर चलता रहता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि टमाटर के अंदर जो है वो विटामिन D का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। जीन एडिटिंग टूल जब से इंसान के पास में आया है, ये सब नई नई चीज़ें चल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर में जो विटामिन D था उसके कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, क्योंकि इंसान के शरीर में विटामिन D की लगातार कमी होती चली जा रही है, और इस तरीके से आपको विटामिन D के सोर्सेज जो हैं वो पूरे हो जाएंगे।
टीम जो है वो नॉर्वे वगैरह के उन्होंने साइंटिस्ट ने यूज़ की जेनेटिक मेकअप ऑफ टमाटो, उसको यहाँ पर एडिट कर दिया, ठीक है, जो जिस चीज़ से टमाटो बने हुए थे उसको यहाँ पर ऐड किया और उसको एज अ रोबस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी यहाँ पर उन्होंने बना दिया। विच रेगुलेट्स न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम, यानी कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है विटामिन डी, हमारी बोन्स को ठीक रखता है, तीत को सही रखता है, मसल्स को भी हेल्दी रखता है। तो ये सब सोर्सेज जो हैं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो से देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑल्दो विटामिन डी हमारे शरीर में क्रिएट हो जाता है जब हम सनलाइट से एक्सपोज यहाँ पर होते हैं, और ये मेजर सोर्स भी है, इट्स मेजर सोर्स इज फूड, लार्जली इन डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट से भी हमें विटामिन डी यहाँ पर मिलता है। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के अंदर लो विटामिन डी के लेवल्स देखने के लिए मिल रहे थे, जिससे कि कंडीशन आ जाती हैं लाइक कैंसर टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। लगभग ग्लोबली 1 बिलियन पीपल इससे अफेक्ट भी यहाँ पर हैं। टोमेटो लीव्स नेचुरली कंटेन वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विटामिन D3 दैट इज कॉल्ड 7-DHC। ये आपके कह सकते हैं कि विटामिन डी और उसके सब टाइप्स के रूप में यहाँ पर आ जाता है। विटामिन D3 इज कंसिडर्ड बेस्ट एट रेजिंग विटामिन डी लेवल इन बॉडी। तो विटामिन डी के लेवल बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए विटामिन D3 का सेवन बहुत इस्तेमाल में किया जाता है, और उसके लिए यहाँ पर ये सब काम टोमेटो के अंदर में किए गए हैं। तो ये सब भाई जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR-Cas9 का यहाँ पर यूज़ किया है, इससे ज़्यादा और किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, तो उसके ज़रिए ये सब काम यहाँ पर चलते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको मिलेगा मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग मनी पॉक्स आउटब्रेक इन नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर मनी पॉक्स के वायरसेस को इग्नोर करने का नतीजा ये है कि आज वो साउथ अमेरिका और यूरोप जैसे एरिया में फैल चुका है। ओके, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नाइजीरिया में रिपोर्ट हुआ था केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमंस इन 1970 व्हेन वन केस वाज डिटेक्टेड। तो नाइजीरिया के अंदर सबसे पहले आपको केस जो है वो डिटेक्ट देखने के लिए मिले थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, और इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि करंटली जो है यहाँ पर आप देखें हाईलाइटेड पार्ट, द करंट आउटब्रेक इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन लार्ज स्केल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज़ बीन रिपोर्टेड आउटसाइड अफ्रीका। तो अफ्रीका के बाहर पहली बार इतनी भारी मात्रा में केसेस जो हैं वो मंकी पॉक्स वायरस के रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहे हैं। केसेस लगातार यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं और रुकने का नाम भी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में मैंने जस्ट आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, इसी वजह से जो आर्टिकल है उसकी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कम हो गया यहाँ पर। मंकी पॉक्स के बारे में बताया था कि ये मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है, जूनोटिक डिजीज़ है, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में एंडेमिक है, यहाँ से ही निकल करके आई है। साथ ही साथ फीवर, रैशेज और ये सब कुछ इसके लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, 2 से 4 वीक में अपने आप खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा नहीं है। मंकी पॉक्स जो है वो ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाता है क्लोज कॉन्टैक्ट से, लाइक बॉडी फ्लूइड हो, घाव लगे हुए हों, या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हों, या फिर कंटेमिनेटेड मटेरियल यहाँ पर आपने उसके कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आए हों। इसके अलावा ये सेम है लगभग आपका जो स्मॉल पॉक्स है उसकी तुलना में ये थोड़ा सा कम कंटेजियस है। मंकी पॉक्स इज़ लेस कंटेजियस देन स्मॉल पॉक्स और सेवियर इलनेस भी कम करता है। जो स्मॉल पॉक्स है उसको वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट भी कर दिया गया है 1980 में। अभी इसके लिए जो दवाई बनी हुई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, वही सेम दवाई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट मंकी पॉक्स। तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, और नई वैक्सीन जो हैं वो और भी बनाई जा रही हैं। द एंटीवायरल एजेंट डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स हैज़ ऑल्सो बीन लाइसेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मंकी पॉक्स। तो अभी जब नई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक इसी वैक्सीन से जो स्मॉल पॉक्स के लिए थी उसी से ही काम चलाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो ये पढ़ा चुके हैं आर्टिकल, इसीलिए आर्टिकल छोटा रह गया और इसमें आपको कुछ नहीं देखना कि कहाँ पर और किस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे। इसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है नैनोबोट्स डिग डीप टू द डिसइंफेक्ट टूथ। कभी कभी आपके टूथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी टूथ में प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर जो रूट कनाल सिस्टम है उसमें इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ दैट अंडरलाइंग बैक्टीरिया, जिसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड पेविंग द वे फॉर री इन्फेक्शन दैट कैन नेसेसिटेट एक्सट्रैक्टिंग द टूथ। तो कुल मिला के जब लोकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है तो उससे जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता और दोबारा से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाद में टूथ को निकालना पड़ता है और ये तकनीक आपकी यहाँ पर फेल हो जाती है। तो ये सबसे पहले किया जाता है, लगभग आज भी यही सब चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट जो हैं वो दूसरा काम भी यहाँ पर करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निपटने के लिए, वो है आपका लाइट की बीम को डाल करके या अल्ट्रासाउंड वेव्स को डाल करके बैक्टीरिया उनको ख़त्म किया जाता है जैसे तैसे करके, और फिर यहाँ पर आपका जो टीथ है वो सही हो जाता है।
तीत तो सही हो जाता है, लेकिन कुछ परेशानियां यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट आपने यहाँ पर यूज़ किए वो आपके हेल्दी टिश्यूज़ को हार्म पहुँचा सकते हैं। लिखा हुआ है, बट द इक्विपमेंट्स एक्सपर्टीज एंड द रिस्क ऑफ हार्मिंग हेल्दी टिश्यूज़ मेक्स द अप्रोच अ रेयरिटी। तो ये वाली अप्रोच में भी परेशानियां नज़र आ रही थी। जब जब परेशानी आती रहेंगी तब तक सुझाव आते रहेंगे। अब हम तीसरी तकनीक निकाल करके लाए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम जो आपका जैसे दांत है उसके अंदर में कीड़ा लगा हुआ है, तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है ना, तो उसके अंदर जा करके ये जो है, क्या नाम है इसका, नैनोबोट्स। ठीक है, ये नैनोबोट्स का यूज़ बेसिकली काफ़ी है। ठीक है, पहले से ही यूपीएससी इन चीज़ों पर ध्यान देता है। नैनोबोट्स का क्या यूज़ है, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ है। ओके, तो नैनोपोर्ट्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और ये जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके काम किया गया है। इनको नैनोबोट्स कहेंगे या फिर टीनी रोबोट्स कहेंगे। ओके, और ये जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए हैं, साथ ही साथ इनके ऊपर आयरन की कोटिंग जो है वो चढ़ी हुई है। एम ये है कि ये बोट्स जो हैं वो आपके मूव करेंगे क्लोज टू द बैक्टीरिया अबाउंड, मतलब जहाँ पर आपके टूथ के अंदर बैक्टीरिया होगा वहाँ पर जाएगा, और वहाँ पर जा करके ये उन बैक्टीरिया से लड़ेगा। खुद नहीं लड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर नैनोबोट्स जो हैं वो एनफ हीट जनरेट करते हैं, और हीट की वजह से जो आसपास के बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद हैं सारे के सारे, तो ये नैनोबोट यहाँ पर आपका बीच में जा करके बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। उसके बावजूद यहाँ पर हम ट्रिगर करेंगे, सारा का सारा जो नैनोबोट्स हैं उनका कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, ये साइंटिस्ट वगैरह हैं जैसे इनके पास में होगा, और ये जब चाहें उन नैनोबोट से हाई इंटेंसिटी की जो है कह सकते हैं कि हीट जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। इतनी होगी कि बैक्टीरिया को यहाँ पर इनको ख़त्म कर देगी चारों तरफ के। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना, आपकी जो सराउंडिंग हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ टिश्यूज़ हैं, उनको भी डैमेज यहाँ पर नहीं करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो गई। जैसा कि पहले में हमें परेशानी दिख रही थी कि हेल्थ जो टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पर डैमेज हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हेल्थ टिश्यूज़ डैमेज यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि हीट सिर्फ इतनी होगी जो कि सिर्फ बैक्टीरिया को किल यहाँ पर कर सकती है। इससे ट्रीटमेंट जो है वो आसान यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कि जो डेंटल क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छी जो उम्मीद है नज़र यहाँ पर आती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा यूज़ नैनो और जो बोट्स हैं उनका यहाँ पर है, तो ऑप्शन में दे देगा आपका कि ये टूथ को सही कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट में रहा इसलिए दे सकता है। दूसरा, आपको और भी चीज़ें दे सकता है, लाइक टारगेटेड डिलीवरी कर रही हो किसी मेडिसिन की तो यूज़ किया जा सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस तरीके के पॉइंट्स निकल करके आते हैं। और जब से द हिंदू पढ़ा रहे हैं कम से कम 3 से 4 बार नैनोबोट्स के बारे में बात की भी है। ठीक है, इनको माइक्रोबोट्स भी कह सकते हो आप। तो ये चीज़ें हैं। ये वैसे तो ये ऐसी संरचना का दिखता है, पता नहीं ऐसा दिखता भी है या ना नहीं दिखता, बट वर्क इस तरीके से यहाँ पर ये करेगा, आपकी कैविटी में ये जो है वो घुसेगा और बैक्टीरिया को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म करेगा हीट रिलीज के थ्रू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर रेयर बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है। अंटार्कटिका के अंदर अपने आप में जो है वो भारी मात्रा में माइक्रोबियल जंगल मौजूद है। माइक्रोबियल जंगल मतलब अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो हैं वो मौजूद हैं, इतनी भारी मात्रा में कि और कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। तो एक बैक्टीरिया यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। कुछ साइंटिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ चिली से अंटार्कटिका से 2017-2019 में कुछ सैंपल उठा करके लाए थे। उनको यहाँ पर देख रहे थे तो पता चला कि एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है अंटार्कटिका के अंदर जिसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। अगर बाहर फैला और ह्यूमन सिस्टम में गया तो कोई भी एंटीबायोटिक यहाँ असर नहीं करने वाली इस बैक्टीरिया के ऊपर। याद रखिएगा इस चीज़ को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यही तो होता है कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो उसका असर आपके शरीर पर नहीं होता, और जिनको आप मैजिक बुलेट कहते हो दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, वो मैजिक बुलेट्स काम करना बंद कर देती हैं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी अगर ये चीज़ बाहर यहाँ पर आ गई। अभी इसका कोई फैंसी नाम नहीं है, अगर इसका ये फैंसी नाम रख देते तब यहाँ पर यूपीएससी में पूछने के चांसेस ज़्यादा बन जाते। जैसे इसका नाम कुछ ऐसे रख देते हैं, ठीक है, अब ऐसे तो निकलेगा भी नहीं ना। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखो। और ये जो बैक्टीरिया के ग्रुप हैं ये अंटार्कटिका में अक्सर निकल करके आते हैं, लेकिन अगर ये बाहर फैला तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन में फिर ये जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका असर कम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अगला आर्टिकल यहाँ पर आपको बताता है व्हाट कॉजेज द पेनफुल इनफ्लेक्सिबल स्पाइन। तो ये आर्टिकल इस बारे में बताता है आपका जो वर्टेब्रल कॉलम यहाँ पर है उसके बारे में डिस्कस है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए लिखा गया है, और मेडिकल साइंस यूपीएससी से पूरी तरीके से अलग है। यूपीएससी में जनरल साइंस की बात की जा रही है और मेडिकल साइंस में डीप साइंस की बात की जा रही है, जैसा कि आर्टिकल यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियाँ निकल करके यहाँ पर ये आ रही हैं
कि अगर नहीं नाम है, जस्ट बीमारी तो पहले से ही थी, ठीक है। जैसे कि ये है आपका स्पॉन्डिलाइटिस, ये कहता है कि अगर स्पाइन की बोन में इन्फ्लेशन हो रही है तो इस बीमारी को यहाँ पर कहेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे ही अगर इसकी सेवियर फॉर्म देखने के लिए मिल जाए तो उसको कहेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देखो दोस्तों, यूपीएससी इसको बिल्कुल नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ये पूछ लिया तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ये मेडिकल साइंस वालों के काम की चीज़ें हैं। बस आपको पता होना चाहिए आपका शरीर में वर्टेब्रल कॉलम भी यहाँ पर होती है, जिसमें कि आपके 33 इंटरलॉक्ड वर्टेब्रे देखने के लिए मिलते हैं। आपकी पूरी स्पाइन इन्हीं चीज़ों से चलती है। आप हिल सकते हो तो इसकी वजह से, आप मूव कर सकते हो तो इसकी वजह से, योग कर सकते हो तो वो इसकी वजह से यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर याद रखिएगा। आर्टिकल को पढ़ने की किसी भी कीमत पर ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं निकालने वाला। इस तरीके की चीज़ें नहीं निकल के आते कि ये डिजीज़ का नाम यहाँ पर आ गया तो इसी को ही यहाँ पर पढ़ दें, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा यहाँ पर सोच करके देखो, प्रीवियस ईयर उठा करके देखो, इस तरीके की चीज़ें नहीं निकलती। ईजी जो सीधे टर्म निकल करके आती है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये आपकी पूरी होती है और इससे ज़्यादा जो द हिंदू है उसमें कुछ भी नहीं निकल करके आ रहा, ठीक है। तो बस ये वाला आर्टिकल अच्छा था, इसको ध्यान में रखना। मंकी पॉक्स के बारे में पहले ही पढ़ा दिया तो इस वजह से ये आर्टिकल की वैल्यू ख़त्म हो गई, ओके। और ये वाला जो था इतना काम का नहीं था, ये सब थोड़ा सा सही था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, बेवजह लेंथ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद।